नमस्कार बच्चों, मैं नेहा श्रीवास्तव राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी का इस गृह विज्ञान की कक्षा में पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के गृह विज्ञान का अध्याय 9 पढ़ेंगे और इस अध्याय का नाम है पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव एवं अपशिष्ट प्रबंधन। बच्चों, इस अध्याय का आप भाग 1 पिछले वीडियो में देख चुके हैं। भाग 1 में हमने पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में पढ़ा। उसके बाद पर्यावरण के प्रकार और पर्यावरण का जनजीवन पर क्या प्रभाव होता है इसके बारे में जाना और फिर हमने चर्चा की थी पर्यावरण प्रदूषण की। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज इसके भाग 2 में हम इन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि पर्यावरण असंतुलन से कौन कौन सी समस्याएं एवं प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, पर्यावरण और भूमि संरक्षण क्या होता है, फिर सरकार द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं और आखिरी में हम जानेंगे कि अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं और वो है पर्यावरण असंतुलन से उत्पन्न समस्याएं एवं प्राकृतिक आपदाएं। यूं तो मनुष्य ने इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रहों को ढूंढ निकाला है जहां पर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन और पानी की उपलब्धता देखी गई, परंतु पृथ्वी जैसा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण कहीं पर भी नहीं पाया गया। बच्चों, आज हम मनुष्य अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गौरवान्वित तो महसूस कर रहे हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और हम चुका भी रहे हैं। आज हमारे सामने पर्यावरण के प्रदूषण की बहुत भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है और इसी कारण हमारे देश की भूमि बंजर होती जा रही है। अब ये भूमि का बंजर होना क्या होता है और कैसे होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, भूमि का बंजर होने से तात्पर्य है कि भूमि की ऊपरी उपजाऊ सतह का हट जाना। आप यहाँ पर ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में सॉइल प्रोफाइल को दिखाया गया है और सॉइल के अलग अलग लेयर्स को दिखाया गया है। इस डायग्राम में ऊपर की तरफ जो डार्क कलर का पोर्शन है, जिसे हम O और A हॉरिजन के नाम से जानते हैं, इसे सॉइल का या मिट्टी का उपजाऊ सतह माना जाता है। जब किसी भी कारण से ये उपजाऊ सतह हट जाती है तो उस स्थान की भूमि बंजर हो जाती है। अब इस सतह के हटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वनों का काटा जाना। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं। जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी को उस स्थान पर बांध के रखने वाला भी कोई नहीं रह जाएगा और यह ऊपरी मिट्टी हवा के तेज वेग के कारण हट जाएगी और इसी कारण हमारे देश की भूमि बंजर होती जा रही है। इसका प्रभाव हमारे ऊपर और हमारे किसानों पर बहुत अधिक पड़ रहा है। जैसे अनाज एवं फलों के उत्पादन में कमी हो जा रही है, इससे खाद्य पदार्थों की कमी हो जा रही है और खाद्य पदार्थों की कमी होने से खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हो जा रही है। बच्चों, भूमि के बंजर होने का अगला कारण है मृदा का लवणीकरण। ये कैसे होता है? जब किसी स्थान पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थान पर सूरज के तापमान के कारण पानी तो जलवाष्प बन करके उड़ जाता है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाता है बहुत सारे लवण और इस लवण से मिट्टी की सांद्रता बढ़ जाती है और इसी कारण पौधों की जड़ों में पानी की कमी हो जाती है। बच्चों, जून सन 2017 के एक आंकड़े के अनुसार भारत के लगभग 328 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से 96.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि अब तक बंजर हो चुकी है। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो बंजर भूमि की समस्या से परेशान हैं, जैसे राजस्थान, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र तथा नागालैंड। भूमि के बंजर होने के बाद अगली समस्या बाढ़ का आना। बाढ़ क्या होता है? बच्चों, बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें कोई निश्चित भू क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है
और भारत को भी विश्व के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देशों में गिना जाता है। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ से अक्सर ग्रसित हो जाते हैं, जैसे असम, पश्चिम बंगाल, बिहार इत्यादि। इस बाढ़ के आने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण है पेड़ों का काटा जाना। लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश के कारण भी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है और एक आंकड़े के अनुसार यदि किसी भी स्थान पर जल जमाव की समस्या इतनी अधिक उत्पन्न हो रही हो कि उस स्थान पर पाए जाने वाले प्राकृतिक जल स्रोत प्रतिदिन 15 सेंटीमीटर से अधिक जल स्तर में वृद्धि दिखा रहे हों तो उस स्थान पर बाढ़ आने का संकेत मिलता है। बाढ़ आने का अगला कारण होता है गाद एवं रेत का संचय। बच्चों, हिमालय से आने वाली जल स्रोतों में गाद एवं रेत भी आता है और यदि बहुत समय तक इनकी सफाई ना की जाए तो इससे जल मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय की बर्फ पिघलती जा रही है और नदियों एवं समुद्रों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। बाढ़ का जनजीवन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे बाढ़ आने से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, फसल बर्बाद हो जाते हैं और यदि बाढ़ का पानी मानव बस्तियों में प्रवेश कर जाए तो सड़कों, रेल मार्गों और पुलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में रुके हुए पानी के कारण बहुत सारी बीमारियों के आने का भी डर बना रहता है, जैसे हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस इत्यादि। बाढ़ के विषय में जानने के बाद अब हम जानेंगे कि मौसम की अनिश्चितता क्या होती है। हम मनुष्य एक विशेष प्रकार की जलवायु और मौसम में रहने के आदी होते हैं। यदि अचानक से इनमें कोई परिवर्तन आ जाए तो हमारा शरीर इस परिवर्तन के अनुसार आसानी से नहीं ढल पाता। जैसे असमय वर्षा का हो जाना, तापमान में वृद्धि का हो जाना, शीतलहर और चक्रवाती तूफानों का आना। मौसम की इस अनिश्चितता को हमारा शरीर जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाता। 16 मई सन 2020 को भारत के बंगाल की खाड़ी में आया अम्फान नामक चक्रवाती तूफान था, जिसने वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया। मकान डूब गए, सड़कें खराब हो गईं, उपजाऊ मिट्टी बह गई और मानव जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बच्चों, मौसम की अनिश्चितता से पानी कम बरसता है, औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है और यदि पानी की कमी होगी और तापमान में वृद्धि होगी तो उस स्थान पर फसल अच्छी नहीं होगी। इससे फसल की कीमत में वृद्धि हो जाती है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब बाढ़ के बाद हम पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न अगली समस्या के बारे में जानेंगे और वो है सूखा पड़ना। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बारिश ना हो रही हो तो वहां सूखा पड़ जाता है और उस क्षेत्र में जो बचा कुचा पानी होता है वो भी सूर्य के तापमान के कारण उड़ जाता है। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अक्सर सूखे की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग और गुजरात का कच्छ भाग। इसका जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। फसलों की हानि हो जाती है और खाद्यान्नों की कमी के कारण पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है और यदि कृषि और पशु व्यवसाय अफेक्टेड होंगे या प्रभावित होंगे तो उससे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायित कर जाएंगे और इसी कारण से वहां का भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत ने सूखे की मार नहीं झेली है। भारत में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था जब सन 1866 में उड़ीसा में अकाल आया, 1896 में बुंदेलखंड में अकाल आया और 1899 से सन 1900 तक मध्य और पश्चिमी भारत में अकाल आया, जिसने वहां के जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था।
पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली अगली समस्या है मरुस्थलीकरण। बच्चों, मरुस्थलीकरण का अर्थ रेगिस्तान का विस्तार होना नहीं है। इसका अर्थ है कि किसी भी प्राकृतिक कारण या मानव के हस्तक्षेप के कारण उपजाऊ भूमि का अनुपजाऊ भूमि में बदल जाना। जैसे जब किसी स्थान पर पशु रोज चरते रहते हैं तो उस स्थान की मृदा में से पोषक तत्वों की कमी हो जाती। अधिक तापमान के कारण ऐसे स्थानों पर पाई जाने वाली मिट्टी में दरारें पड़ जाती और वह कृषि के योग्य नहीं रह जाती हैं। इसके अतिरिक्त मरुस्थलीकरण का एक और कारण है और वो यह है कि जिस स्थान पर रेत अधिक होता है उस स्थान पर हवा के तेज वेग से ये रेत बह करके दूसरे स्थानों पर भी अतिक्रमण कर लेता है और वहां पर रेत के टीले बन जाते हैं। इसका जनजीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे भूमि अनुपजाऊ हो जाती है और वनस्पतियों का विनाश हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के आने का डर रहता है। जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है और जैव विविधता को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। और यही कारण है कि कई ऐसी प्रजातियां हैं जो विलोपन के कगार पर पहुंच गई हैं, जैसे बाघ, शेर, गैंडे आदि। पर्यावरण के प्रदूषण से उत्पन्न अगली समस्या है भूस्खलन। यह पहाड़ों पर होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों एवं पहाड़ों के टुकड़े खिसककर या टूटकर नीचे गिरने लग जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे सड़कें बनाते समय डायनामाइट का प्रयोग करना और पेड़ों को काटना। इससे क्या होता है? इससे पहाड़ों की मिट्टी ढीली पड़ जाती है और जल के रिसाव, मूसलाधार बारिश एवं भूकंप के आने से वह नीचे की ओर खिसककर गिरने लग जाती है। इससे पहाड़ों पर बसे गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, आपने पर्यावरण के असंतुलन से उत्पन्न समस्याओं के बारे में जाना। चलिए अब हम जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण क्या होता है। बच्चों, पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही पुरानी मानी जाती है जितनी की मानव सभ्यता। पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य है कि हम अपने वातावरण को इस प्रकार से संरक्षित करें कि वह जीवन जीने के लिए अनुकूल बनी रहे और मनुष्य का जीवन चक्र इस धरती पर चलता रहे। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? सबसे पहला, हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे प्राणी मात्र को जीवन प्रदान करते हैं। ये हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। पेड़ पौधों की लगातार कटाई से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है और इसी बात का विरोध करते हुए श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा सन 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें वनों की कटाई का विरोध किया गया था। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें वनों को कानून के अंतर्गत सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। पेड़ पौधों की पशुओं से रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए चारागाह की व्यवस्था होनी चाहिए। लकड़ी के स्थान पर हमें प्लास्टिक या धातु से बने सामानों का प्रयोग करना चाहिए। जैव विविधता को बनाए रखना चाहिए ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। बच्चों, इसको समझने के लिए आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें एक खाद्य श्रृंखला दिखाई गई है जिसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार मांसाहारी उपभोक्ता शाकाहारी उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं और शाकाहारी उपभोक्ता हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। इस तरह से खाद्य श्रृंखला में उपस्थित हर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमें जैव विविधता को बनाए रखना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। इससे भी पर्यावरण संरक्षित रहता है। अब ये भूमि संरक्षण क्या होता है, चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। भूमि संरक्षण का अर्थ होता है कि भूमि को क्षरण से बचाना, अर्थात भूमि पर उपस्थित उपजाऊ मिट्टी की रक्षा करना।
अब ये कैसे की जाती है? इसके लिए सबसे पहले हमें प्राकृतिक खादों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कोकोपीट, बायोस्लरी एवं गोबर। इससे पौधे को और मिट्टी को जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो मिल जाएंगे। जैसे मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश तथा द्वितीयक पोषक तत्वों में सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, लोहा, मैग्नीज, तांबा, बोरॉन इत्यादि पौधे को प्राप्त हो सकेंगे। फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए। बच्चों, यदि किसान किसी एक स्थान पर एक ही फसल को हर साल बोएगा तो उस स्थान पर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। जैसे यदि किसी स्थान पर हर बार गेहूं और चावल की खेती की जाए तो उस स्थान पर मिट्टी में से नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसीलिए यदि गेहूं और चावल की फसल के बाद फलीदार पौधों को बोया जाए तो इससे यह नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि इन पौधों में गांठें पाई जाती हैं जिनमें एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है। यह जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए। सीढ़ीदार खेत बनाने से वह जल और मिट्टी को रोक लेगा। पशुओं के चरने पर भी नियंत्रण होना चाहिए और इसके लिए उचित चारागाह की व्यवस्था होनी चाहिए। हवा के तेज बहाव को रोकने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि इससे हवा की तेजी कम हो जाएगी और भूमि का क्षरण भी कम हो जाएगा। हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए और बालू के टीले पर पौधे लगाना चाहिए। अब ये क्यों? बच्चों, ये इसलिए क्योंकि पौधों की जड़ें बालू को बांध के रखती हैं, अन्यथा हवा के तेज वेग के साथ ये मानव बस्तियों पर भी अतिक्रमण कर लेंगे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमें जनता को जागरूक भी करना चाहिए और इसके लिए हम प्रदर्शनी लगाकर या संगोष्ठी करके या पर्यावरण बचाव पर नाटक का आयोजन करके जनता को जागरूक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र और पत्रिकाओं का भी सहारा ले सकते हैं। तो इस प्रकार भूमि संरक्षण के बारे में आपने जाना। चलिए अब हम जानते हैं कि सरकार द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। सरकार द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए सबसे पहले 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में हम जानेंगे। बच्चों, यह कार्यक्रम श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा सन 1975 में शुरू किया गया और इस कार्यक्रम के 20 प्रमुख उद्देश्यों में से पर्यावरण सुरक्षा एवं वन वृद्धि भी प्रमुख था। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कई अधिनियम बनाए गए। अभी कुछ माह पूर्व ही उत्तर प्रदेश में एक नया अधिनियम बनाया गया जिसके अंतर्गत 29 प्रजातियों के पेड़ पौधों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे पहले ये प्रतिबंध केवल 6 प्रजातियों के पेड़ पौधों तक ही सीमित था और यह प्रतिबंध 31 दिसंबर सन 2025 तक लागू रहेगा। और एक और अधिनियम के अनुसार अब यदि उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति एक पेड़ काटेगा तो उसके बदले उसे 10 पौधे और लगाने होंगे, मतलब एक पेड़ के बदले 10 पौधे। इससे हमारा पर्यावरण संरक्षित हो सकेगा। नमामि गंगे परियोजना, यह परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा सन 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया गया था। भारतीय मानक संस्थान या ISI, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, इसका प्रमुख कार्य है कि उद्योगों में बनने वाले पदार्थों का प्रमाणीकरण करे। इसके प्रमाणीकरण के पश्चात हमें यह पता चल जाता है कि लिया गया पदार्थ प्रदूषण को नहीं फैलाएगा और वह हमारे प्रयोग के लिए सुरक्षित भी रहेगा। बच्चों, यह कार्य अब BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा देखा जा रहा है, जिसकी स्थापना BIS अधिनियम 2016 के अंतर्गत की गई थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान, इसकी स्थापना सन 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, वृक्षों की अवैध कटाई पर रोक लगाना और विभिन्न वन्य जीवों की खालों एवं सींगों से बने सामानों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना।
राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव अभयारण्य। भारत में लगभग 100 से ज्यादा नेशनल पार्क और 544 वन्य जीव अभयारण्य हैं। इनकी स्थापना वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किया गया है। इसमें से सबसे पहला नेशनल पार्क हमारे देश में सन 1936 में स्थापित किया गया और उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह पार्क नैनीताल में स्थित है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क असम तथा रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान। इन सभी से हम वन्य जीवों का संरक्षण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने पर्यावरण समस्याओं का निवारण करने के लिए अनेक संस्थान एवं अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की है, जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, इसे हम नीरी भी कहते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI लखनऊ, भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र IITR लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली। इसके अतिरिक्त भी कई अनुसंधान केंद्र हमारे देश में स्थापित किए गए हैं। सरकार द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों को जानने के बाद अब हम आज का अपना आखिरी टॉपिक शुरू करेंगे और वो है अपशिष्ट प्रबंधन। बच्चों, इसको समझने के पहले आप ये जान लीजिए कि अपशिष्ट क्या होता है। अपशिष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है अवांछित और अनुपयोगी सामग्री। कोई भी पदार्थ जो कि प्राथमिक उपयोग के बाद बेकार हो जाए या दोषपूर्ण होने के कारण छोड़ दिया जाए, उसे हम अपशिष्ट या अवांछित पदार्थ कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के डिब्बे, बोतल, कांच, पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक के सामान, राख, घरेलू कचरा, लोहा लक्कड़ इत्यादि। अपशिष्ट कई प्रकार के हो सकते हैं। घरेलू अपशिष्ट, नगरपालिका अपशिष्ट, औद्योगिक, खनन, कृषि जनित अपशिष्ट। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि घरेलू अपशिष्ट क्या होता है। बच्चों, घर में प्रतिदिन साफ सफाई के बाद सिर्फ धूल मिट्टी नहीं निकलता, इसके अतिरिक्त कागज, गत्ता, लकड़ी, कपड़ा, धातु के टुकड़े, सब्जियों एवं फलों के छिलके, सड़े गले पदार्थ, सूखी पत्तियां, पॉलिथीन आदि भी निकलते हैं। और यदा कदा होने वाले समारोहों में तो इनकी मात्रा और भी बढ़ जाती है। यह सभी घरेलू अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं और यदि नगर निकायों के द्वारा इनका पूरी तरह से निस्तारण ना किया जाए तो यह अधिशेष कचरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। घरेलू अपशिष्ट के बाद अब हम जानेंगे कि नगरपालिका अपशिष्ट क्या होता है। बच्चों, इस अपशिष्ट से तात्पर्य है नगर में एकत्रित संपूर्ण कूड़ा करकट से। इसमें घरेलू अपशिष्ट के अतिरिक्त मलमूत्र, विभिन्न संस्थानों, बाजारों, सड़कों से एकत्र गंदगी, मृत जानवरों के अवशेष, मकानों को तोड़ने से निकला हुआ मलबा तथा वर्कशॉप आदि से फेंके गए पदार्थ आते हैं। इनकी मात्रा जनसंख्या और विस्तार पर भी निर्भर करती है तथा एक अनुमान के अनुसार भारत के 45 बड़े नगरों से कुल मिलाकर प्रतिदिन लगभग 50,000 टन नगर पालिका अपशिष्ट निकलता है। नगर पालिका अपशिष्ट से भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट से तात्पर्य है औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाला अपशिष्ट, जैसे औषधि निर्माण उद्योग एवं उर्वरक उद्योगों से हानिकारक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ एवं कुछ निलंबित पदार्थ निकलते हैं। कपड़ा उद्योग से क्षारीय एवं निलंबित पदार्थों का उत्सर्जन होता है। रासायनिक उद्योग से विषैले, अम्लीय तथा क्षारीय ज्वलनशील पदार्थ निकलते हैं तथा पेट्रोलियम उद्योग से अनेक प्रकार के हानिकारक तैलीय तथा अम्लीय पदार्थ निकलते हैं जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। कृषि जनित अपशिष्ट, फसलों को काटने के बाद खेतों में बचे हुए डंठल,
पत्ते, घास फूस आदि कृषि जनित अपशिष्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। खेतों में पड़े रहने वाले ये पदार्थ जब अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और यदि इनका निस्तारण ना किया जाए तो यह पर्यावरण के लिए एक समस्या बन सकते हैं। खनन अपशिष्ट क्या होता है? बच्चों, खनिजों की प्राप्ति के दौरान बड़ी मात्रा में जो मलबे के ढेर निकलते हैं उसे हम खनन अपशिष्ट कहते हैं। जब खनिजों की प्राप्ति के लिए हम भूपृष्ठ को खोदते हैं तो उसमें निम्न कोटि के खनिजों को छोड़ दिया जाता है और इससे मलबों का ढेर लग जाता है जो खनन अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार आपने विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों को जाना। बच्चों, नीरी या भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के नगरों में ये तीनों मिलकर के अपशिष्ट का 90% भाग बना लेते हैं। यहाँ पर आप इसकी प्रतिशत मात्रा देख सकते हैं, राख की, मिश्रित पदार्थ की एवं कार्बन की। इन तीनों को यदि आप जोड़ लीजिए तो यह लगभग 90% का आंकड़ा देंगे। अपशिष्ट पदार्थों का मानव जीवन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे इससे वायु, जल एवं भूमि तीनों प्रकार के प्रदूषणों में वृद्धि होती है और रसायन मिश्रित जल अन्य गंदगी के साथ यदि भूमिगत जल तक पहुंच जाए तो वहां के पानी को भी प्रदूषित कर देता है। अपशिष्ट पदार्थों को समुद्र में डाले जाने के कारण वहां का भी पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता जा रहा है। कचरे में उत्पन्न कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, चूहे एवं अनेक प्रकार के परजीवियों के कारण अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार अपशिष्ट के आपने विभिन्न प्रकार देखे और उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जाना। अब इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है? इसके लिए अपशिष्ट को नियमित रूप से एकत्र करना चाहिए। हर गली मोहल्ले में एक विशेष स्थान पर कूड़ेदान होना चाहिए और इसका समय समय पर साफ सफाई होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि नगर में कोई ऐसा स्थान है जहां पर बहुत अधिक भीड़ होती है या कोई सार्वजनिक स्थल हो तो वहां पर कचरे की सफाई दिन में 2 बार होनी चाहिए और इस कचरे को डंपिंग स्थल तक ले जाने के लिए नगर निगमों के द्वारा उचित साधनों की व्यवस्था भी होनी चाहिए और किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को खुले में विसर्जित नहीं करना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थ जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उनमें से विघटित होने वाले और विघटित ना होने वाले अपशिष्टों को छांट लेते हैं। जो पदार्थ विघटित हो जाते हैं जैसे सड़ा गला भोजन, फल, सब्जियां इत्यादि, उनको एक गड्ढे में भर करके कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया जाता है और इससे कंपोस्ट खाद बनता है जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। जो अपशिष्ट विघटित नहीं होते हैं उनमें से पहले तो ऐसे पदार्थों को छांट लेना चाहिए जिसका हम फिर से प्रयोग कर सकते हैं और यदि उसमें कोई ऐसा विषैला पदार्थ उपस्थित है तो उसे किसी निर्जन स्थान पर ले जाकर के गाड़ देना चाहिए। कुछ अपशिष्ट ऐसे होते हैं जिन्हें जलाया जा सकता है। इन ज्वलनशील अपशिष्टों के लिए इंसिनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों का समुचित निस्तारण न करने वाले औद्योगिक संस्थाओं एवं संस्थानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों, हम व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा भी अपशिष्ट के प्रबंधन में सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें 5R को फॉलो करना होगा। 5R का मतलब रेफ्यूज, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल तथा रीपर्पज है। इसमें रेफ्यूज का मतलब है मना करना। आपको यदि लगे कि कोई ऐसा पदार्थ है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके लिए मना कर दीजिए। जैसे प्लास्टिक बैग के स्थान पर आप जूट या कपड़े के बने हुए बैग का प्रयोग करिए। रेड्यूस का मतलब है कम प्रयोग करना। जैसे जितना खाना हो उतना ही खाना आप अपनी प्लेट में लीजिए, बर्बाद मत करिए इसे। रीयूज, रीयूज का मतलब है किसी पदार्थ को फिर से प्रयोग में लाना। जैसे अपने पुराने कपड़े या पुस्तकें फेंकने की बजाय किसी गरीब को दान कर दीजिए। रिसाइकलिंग या रिसाइकिल करना, प्लास्टिक, कागज तथा ग्लास का निर्माण करने की बजाय
इन्हें अपशिष्ट पदार्थों में से अलग करके फिर से इनकी रिसाइकलिंग कर देनी चाहिए। रीपर्पस, इसका मतलब होता है किसी और प्रयोग में लाना। मतलब जिस वस्तु को आप प्रयोग में ला चुके हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल, उसे फेंकिए मत, उसे आप गमले या अन्य किसी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह यदि आप 5R सिस्टम को फॉलो करें तो आप अपशिष्ट प्रबंधन में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों, आज के इस भाग 2 में हमने कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की, जैसे पर्यावरण के असंतुलन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, पर्यावरण एवं भूमि संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय और अपशिष्ट प्रबंधन। इस भाग 2 पर आधारित ये आपका गृह कार्य है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।